हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन तैयार होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तैयार होते ही हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होता क्या है। इसके पहले हमने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ कमियां थीं, इसलिए वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और उसके बाद एक नया एटॉमिक मॉडल लाया गया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में लाया गया रदरफोर्ड के द्वारा और इसलिए उसका नाम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया। ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम इसका अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है। मतलब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मॉडल देने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट को अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, चूँकि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल को यूज किया गया था फॉर डिस्क्राइबिंग द शेप एंड कंपोजिशन ऑफ एटम। अब उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से स्टेप थे जो परफॉर्म कराए गए उसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और वो लगातार अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है। अब आप समझिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल का जिक्र होता है तो हमें समझना है हीलियम का न्यूक्लियस। अब हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब हुआ हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, इतने होंगे। तो हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है और केवल न्यूक्लियस बचता है, इसलिए उसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है अल्फ़ा पार्टिकल को। और अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही हेवी पार्टिकल होता है। तो रेडियम को यूज़ किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और एक लीड का थीन शीट भी यूज किया गया था ताकि अल्फ़ा पार्टिकल का जो रे है, बीम है, वो बहुत ही थीन हो जाए, बहुत ही पतला हो जाए, ताकि एक अल्फ़ा पार्टिकल का बीम या 2 अल्फ़ा पार्टिकल का बीम मैक्सिमम ही हिट करे। अब गोल्ड फॉयल यूज किया गया था। गोल्ड फॉयल पे अल्फ़ा पार्टिकल को अलाउ किया गया था, बॉम्बार्डिंग किया गया था और गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता था। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में रेडियम को यूज़ किया गया, हमने अभी डिस्कस किया। रेडियम क्या है? हीलियम न्यूक्लियस का मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स है। इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल का बीम को बॉम्बार्ड किया गया गोल्ड फॉइल पर थ्रू लेड प्लेट। एक लेड का प्लेट होता है, अभी हम फिगर में भी देखेंगे। एक लेड का प्लेट होता है। आप देखिए ये जो प्लेट है ये लेड का प्लेट है, लेड से बना हुआ है और इसका काम होता है कि यहाँ से जो ये ग्रीन वाला पार्ट रेडियम है, ये लगातार जो है अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है। अब ये तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता होगा, तो लेड को इसीलिए रखा गया था कि ये जो स्पेस है, इसी स्पेस में से अल्फ़ा पार्टिकल पास हो। ठीक है, ताकि बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल हमारे गोल्ड फॉइल को टच करें। अब देखिए लेड प्लेट थ्रू वेरी स्मॉल पिन साइज होल टू मेक द बीम एज थिन एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए जो थिन बीम है अल्फ़ा पार्टिकल को, उसको अलाउ किया गया, वॉज अलाउ टू फॉल ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉयल विच आर सराउंडेड बाय अ सर्कुलर प्लेट ऑफ ZNS। गोल्ड फॉयल को यूज किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गोल्ड फॉयल है और इस गोल्ड फॉयल को यूज किया गया था। गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज़ किया गया और कोई एलिमेंट क्यों नहीं यूज़ किया गया? तो देखिए गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मैलिएबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पतला शीट बनाया जा सकता है गोल्ड से और बहुत ही पतला और लंबा वायर बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल और सबसे ज़्यादा ये मैलिएबल होता है। तो गोल्ड को इतना हमने पतला कर दिया कि उसके जो पिक पर एक एटम जैसा पार्टिकल हम कंसीडर कर लिए और एक्सपेरिमेंट को करा दिए। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को कराने के बाद क्या होगा, इसको फिर से देखेंगे।
यहाँ पर रेडियम रखा हुआ है जो कि सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल का। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है और एक पतले से होल के थ्रू आगे बढ़ता है। ये जब आगे बढ़ता है तो इसको गोल्ड फॉयल मिलता है। गोल्ड फॉयल से टकराता है और टकराने के बाद ये एक ZnS जिंक सल्फेट का स्क्रीन है जो कि बहुत ही चमकदार होता है, चमकीला होता है, इसलिए जिंक सल्फेट का लेयर यूज किया गया था। उस पर ये अल्फ़ा पार्टिकल टकराता है, कोलाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं जो कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं और सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं। मतलब कि ZnS से टकराते नहीं हैं, स्क्रीन तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, वो गोल्ड फॉयल से ही रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब इसका क्या है, जब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास हो जा रहे हैं, मतलब कि एटम में बहुत ही फ्री स्पेस है, इसलिए तो अल्फ़ा पार्टिकल पास हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि कुछ एंगल से डेविएट हो जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एटम के सेंटर पर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं कुछ एंगल से। चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल ही है, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जब गोल्ड के एटम के पास पहुंचते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल से। वो बताता है कि सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब चूँकि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि गोल्ड फॉयल से टकरा करके वापस चले जाते हैं, मतलब वो स्क्रीन तक पहुंच भी नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि एटम के सेंटर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही हैवी पार्टिकल है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने दिया। तो यहाँ देखिए जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल देखिए पास कर जा रहा है गोल्ड फॉयल से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने कंक्लूज़न दिया मतलब एटम के कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया। रदरफोर्ड ने कहा कि चूंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल एटम में से पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एटम में खाली होता है, मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, एम्प्टी होता है। ऐसे ही कुछ अल्फ़ा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एटम के सेंटर पर कोई पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तीसरा कंक्लूजन उनका ये था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहे हैं, मतलब एटम से टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही हेवी है, क्योंकि एक हेवी पार्टिकल ही अल्फ़ा पार्टिकल भी हेवी है, हेवी पार्टिकल को रिफ्लेक्टेड बैक कर सकता है, ठीक है। तो गोल्ड का एटम है तो न्यूक्लियस भी बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू He2+, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस के कंपेरिजन में गोल्ड का न्यूक्लियस तो बहुत बड़ा होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्टेड बैक कर दे रहा है हीलियम पार्टिकल को। अब देखिए वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहे थे, अपने पाथ पे ही रिटर्न हो जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो जो हेवी पार्टिकल है वो सेंटर पर है और वो एटम का बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूजन, एटम का एक रूपरेखा तैयार होता है कि एटम स्फेरिकल है, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव पार्टिकल है, वो पॉजिटिव पार्टिकल हेवी है और वो पॉजिटिव पार्टिकल बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये सारे थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल क्यों कर गया।
ड्रॉबैक्स देखने से पहले हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन रदरफोर्ड ने कौन कौन से पोस्टुलेट को दिया था, मतलब कि रदरफोर्ड्स को एटम को लेकर के क्या मान्यता थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया और उस मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक, क्योंकि ये न्यूक्लियस का एक तरह से डिस्कवरी था। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के हिसाब से एटम में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियस पार्ट था वो पॉजिटिवली चार्ज था और हेवी था, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो था वो एम्प्टी स्पेस था। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि इंटायर मास ऑफ एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, मतलब कि एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और सेंटर पे क्या होता है, एक हेवी पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, जिसको कि न्यूक्लियस कहा गया। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन एटम में स्टेशनरी नहीं होते हैं, रुके हुए नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्यूशन करते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो उनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, जो कि सेंटर की तरफ से पार्टिकल पे अप्लाई होता है। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल, तो इस पर एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ठीक ऐसे ही पार्टिकल पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करता है तो उस पर एक बाहरी आउटर फोर्स लगता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो बैलेंस कर देता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, आखिर क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया। तो रदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, नॉट अ पार्टिकल, हम यहाँ बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल का, जिसके पास कोई चार्ज है, वो जब सर्कुलर मोशन करता है विद वेरी हाई स्पीड, तो वो अपना एनर्जी लगातार लूज करता है, और एनर्जी लूज करने के साथ साथ वो एक स्पाइरल पाथ में सेंटर की तरफ मूव करने लगता है, और फाइनली वो सेंटर पर जा कर के कोलैप्स कर देता है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर रिवॉल्यूशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मतलब इसके पास कोई चार्ज है। इस पार्टिकल की नहीं बात की जा रही, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है हाई स्पीड में, तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, तो वो अपना एनर्जी लगातार लूज करता है, और वो स्पाइरल पाथ में सेंटर की तरफ जा कर के कोलैप्स कर जाता है। तो इस प्रकार तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो एक स्पाइरल पाथ में जा कर के सेंटर पे, मतलब न्यूक्लियस पे जाकर कोलैप्स कर जाएगा। तो एटम स्टेबल कैसे है? इसका आंसर रदरफोर्ड ने नहीं दिया, और इस प्रकार रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल कर गया, मतलब इसके ये लिमिटेशंस थे। तो आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी आगे वीडियो लाएं तो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक्स।